जब दुनिया के बिजनेसमैन अपनी पॉकेट मनी भरने के लिए कंपनी चलाते हैं, तब एक इंडियन बिजनेसमैन ऐसे भी थे जिन्होंने अपने 65% से ज़्यादा प्रॉफिट चैरिटी के लिए डोनेट कर दिया। और ये सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर भी थे, जिन्होंने सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं बनाया बल्कि एक ऐसा ट्रस्ट क्रिएट किया जो आज भारत के बैकबोन है। उनका नाम है हमारे प्यारे रतन टाटा सर। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिंपलिसिटी, हॉनेस्टी और विजन का प्रतीक है। एक ऐसा लीडर जो कभी पावर या लग्जरी के पीछे नहीं भागे। उन्होंने हमेशा अपने देश और अपने लोगों को आगे रखा। उनकी कहानी सिर्फ एक इंडस्ट्रियल कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसी सोच की कहानी है जिसने दुनिया को बताया कि बिजनेस का असली मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रोग्रेस है। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ, जिसे आज का मुंबई कहा जाता है। वो एक रेप्यूटेड पारसी फैमिली में पैदा हुए। टाटा परिवार, जिसे लोग इंडिया का इंडस्ट्रियल बैकबोन के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका बचपन उतना आसान नहीं था। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, उनके पेरेंट्स अलग हो गए। उनके फादर नवल टाटा और उनकी मदर सोनी टाटा के सेपरेशन ने उनके बचपन पे गहरा असर किया। फिर वो अपने छोटे भाई जिम्मी टाटा के साथ अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने लगे। उनकी ग्रैंड मदर लेडी नवजभाई टाटा ने उनकी परवरिश की। यही वजह थी कि छोटी सी उम्र में ही रतन टाटा ने एक अलग सी सेंसिटिविटी और एम्पैथी दोनों डेवलप कर ली थी। रतन टाटा सर ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से की। फिर वो हायर एजुकेशन के लिए यूएसए चले गए। वहाँ उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। वहाँ उन्होंने अपनी लाइफ की प्रैक्टिकल स्टार्टिंग भी की, जो कि उन्होंने एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करके की। लेकिन अमेरिका के उन्हीं दिनों में उनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जो वो कभी भुला नहीं पाए। एक लड़की से उन्हें गहरी मोहब्बत हो गई। दोनों की फ्रेंडशिप जल्दी रिलेशनशिप में बदली और बात शादी तक पहुंच गई। जब रतन टाटा सर ने अपनी फैमिली संग रहने के लिए वो इंडिया आ गए, तब उन्होंने सोचा कि उनकी पार्टनर भी इंडिया जरूर आएगी उनके संग नई लाइफ शुरुआत करने के लिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस लड़की के पेरेंट्स ने मना कर दिया। उन्होंने उसे इंडिया आने से रोक दिया और यहीं पे हमारे प्यारे रतन टाटा सर जी की पहली और आखिरी मोहब्बत अधूरी रह गई। दिल टूटने के बाद उन्होंने ज़िंदगी पर शादी नहीं की। शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, हर पल एक नई सोच, एक कमिटमेंट को डेडिकेट कर दिया, अपने बिजनेस, अपने देश और अपने लोगों के लिए। अमेरिका से वापस लौटकर रतन टाटा सर ने अपने परिवार के बिजनेस में कदम रखा, लेकिन उनकी जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी जितना लोग सोचते हैं। रतन टाटा एक यंग, आइडियलिस्टिक और इनोवेटिव माइंड लेकर आए थे और उन्हें अपने बड़े रिलेटिव्स के साथ काम करते हुए काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। 1962 में रतन टाटा ने ग्रुप ज्वाइन किया। उन्होंने अपनी जर्नी एक अप्रेंटिस के रूप में शुरू की, एक छोटी पोजीशन जहां उन्हें हर डिटेल को समझना पड़ता था, चाहे वो फाइनेंस हो, प्रोडक्शन हो या ऑपरेशन। उन्होंने फैमिली के टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्टली सीखा और उनके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हुई, पेशेंस और ऑब्जर्वेशन। हर डिपार्टमेंट, हर प्रोसेस को समझना और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, ये उनका फर्स्ट लेसन था लीडरशिप का। 1960s और 70s का इंडिया बिल्कुल अलग दुनिया थी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और कंपटीशन से भरा हुआ मार्केट। रतन टाटा के लिए चैलेंज ये था कि वो अपनी मॉडर्न विजन को इम्प्लीमेंट कर सके जब लोग पुराने सिस्टम और ट्रेडिशनल मेथड में बिलीव करते थे। उन्होंने अपनी इनोवेटिव सोच को कंपनी में मॉडर्नाइज करना शुरू किया, लेकिन रास्ते में उन्हें काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करने पड़े। बोर्ड मेंबर और सीनियर एग्जीक्यूटिव अक्सर उनके आइडियाज़ को इग्नोर करते थे और कभी कभी ओपनली उन्हें अपोज भी करते थे। लेकिन रतन टाटा सर ने सीखा कि फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है और हर मिस्टेक एक वैल्यूएबल लेसन मिलता है। उन्होंने अपनी हर गलती को नोट किया, एनालाइज किया और फ्यूचर डिसीजन में उसे यूज़ किया। इसी वजह से उनका लीडरशिप स्टाइल ग्रेजुअली डेवलप हुआ, रिस्क टेकिंग, इनोवेटिव एंड एम्पैथिक। 1971 में उन्होंने अपनी पहली मेजर प्रोजेक्ट हैंडल की, ताज होटल का एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने अपनी पहली क्रिएटिव थिंकिंग और मैनेजर स्किल को इम्प्लीमेंट किया। एक छोटा सक्सेस था लेकिन उनके लिए बड़ा माइलस्टोन था, जहां उन्होंने रियलाइज किया कि अगर विजन क्लियर हो और एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग हो तो इम्पॉसिबल लगने वाला टारगेट भी अचीव किया जा सकता है। इसी फेज में रतन टाटा सर के अंदर एक अलग लीडरशिप क्वालिटी इमर्ज हुई, सिंपलिसिटी, ह्यूमिलिटी और लोगों के प्रति रिस्पेक्ट। वो हमेशा कहते थे लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उनकी लेटर लाइफ में भी डिसीजन में साफ दिखाई देता है, चाहे वो ग्लोबल एक्विजिशन हो या फिर टाटा नैनो का प्रोजेक्ट हो या फिर फिलैंथ्रोपी। 1980s के एंड में रतन टाटा के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, टाटा मोटर को एक नई डायरेक्शन देना।
उस वक्त इंडिया की इंडस्ट्री पूरी तरह से फॉरेन कार कंपनी पे डिपेंडेंट थी। रतन टाटा सर का विजन था कि एक ऐसी कार बनाऊं जो इंडियन मिडिल क्लास का सपने को सच करे, अफोर्डेबल, रिलायबल और वर्ल्ड क्लास। उन्होंने अपने आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए एक इंटरनेशनल पार्टनर से मदद लेनी चाहिए। इसी सिलसिले में उनकी मीटिंग हुई फोर्ड के एग्जीक्यूटिव के साथ, लेकिन जो बात वहाँ आई उनसे रतन टाटा सर की पूरी तरह से सोच बदल गई। मीटिंग के दौरान फोर्ड के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने उनसे कहा, सर आपको अगर गाड़ी बनाने नहीं आती तो बनाते ही क्यों हो। ये शब्द एक इंसल्ट था, एक चैलेंज था और एक यंग लीडर के लिए दिल तोड़ने वाला था। लेकिन रतन टाटा सर ने डिसाइड कर लिया कि वो इस इंसल्ट को अपना फील्ड बनाएंगे। उन्होंने चुपचाप अपनी एनर्जी और विजन को और भी तेज कर दिया। उन्होंने टाटा मोटर्स में एक रेवोल्यूशन लाया, एक ऐसी कार जो हर इंडियन अफोर्ड कर सके। 2008 में टाटा नैनो लॉन्च हुई, दुनिया की सबसे सस्ती कार। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी बल्कि एक स्टेटमेंट था। इनोवेशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है बल्कि लोगों के लिए भी होता है। चाहे नैनो कमर्शियली इतनी सक्सेसफुली नहीं हो पाई जितनी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उसने दुनिया को दिखा दिया एक इंडियन कंपनी भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। इंसल्ट का असली जवाब रतन टाटा सर ने 2008 में दिया। वही फोर्ड कंपनी जिसने टाटा मोटर्स के विजन को रिजेक्ट कर दिया था, वो अपनी 2 लग्जरी ब्रांड बेचने के लिए मजबूर थी, जैगवार एंड लैंड रोवर। और गैस कीजिए बायर कौन थे? टाटा मोटर। डील के वक्त फोर्ड के चेयरमैन ने एक लाइन बोली जो हिस्ट्री बन गई, यू आर डूइंग अस अ बिग फेवर सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस फेवर। जहाँ एक वक्त रतन टाटा सर को कह दिया गया था कि गाड़ी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, वही फोर्ड उनके सामने खुद अपनी कंपनी बेच कर कह रही थी, सर आप हम पे बहुत बड़ा फेवर कर रहे हो। ये सिर्फ एक बिजनेस एक्विजिशन नहीं था, ये एक सिंबॉलिक रिवेंज था, एक कमबैक था जो दुनिया के लिए मैसेज था, अंडरस्टिमेट एन इंडियन एट योर ऑन रिस्क। इसी पीरियड में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल स्केल पे ले गए। टाटा टी ने टेस्ला एक्वायर किया और टाटा स्टील ने यूरोप की बड़ी कंपनी कोरस खरीद ली। हर एक्विजिशन एक बड़ा स्टेप था और बड़ा सबको जवाब जा रहा था कि जिसपे दुनिया को इंडिया के इंडस्ट्रियल पावर का टेस्ट मिला। लेकिन सबसे आइकॉनिक मोमेंट हमेशा से जैगवार और लैंड रोवर का रहेगा, जहां इंसल्ट को एक विजन में बदलकर रतन टाटा सर ने दुनिया को बताया कि असली लीडरशिप क्या होती है। रतन टाटा का अगला बड़ा सपना था एक ऐसी कार बनानी जो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके, एक ऐसी कार जो सिर्फ 1 लाख की हो। और फिर दुनिया ने देखा टाटा नैनो, एक इंजीनियरिंग मार्वल, एक आम आदमी की कार। लेकिन नैनो प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी में गिरा। सिंघू वेस्ट बंगाल में जहां इसका प्लांट बन रहा था, वहां के लोकल फार्मर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। राजनीतिक प्रेशर बढ़ता गया और टाटा मोटर्स को अपना प्लांट गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। नैनो कमर्शियली इतनी सक्सेसफुली नहीं हुई जितनी सोचे गई थी, लेकिन दुनिया यह बात जरूर समझ गई थी कि रतन टाटा का विजन हमेशा से आम इंसानों के लिए रहा है। उनके लीडरशिप के दौरान टाटा ग्रुप ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा स्टील यूरोप, टाटा कम्युनिकेशन जैसे सेक्टर में अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बनाई। और सबसे बड़ी बात, उनके दौरान टाटा ग्रुप का टर्नओवर 1991 के $5 बिलियन से बढ़कर 2012 में $100 बिलियन तक पहुंच गया। ये उनके विजनरी लीडरशिप का एक सबूत था। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपनी एनर्जी नई स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में लगाई। ओला, पेटीएम, स्नैपडील, नई इंडियन वेंचर में उन्होंने पर्सनल इन्वेस्टमेंट किया। एक सीनियर स्टेट्समैन के रूप में वो हर नए एंटरप्रेन्योर के लिए मेंटर और गाइड बने। अक्टूबर 9, 2024 रतन नवल टाटा ने अपनी अंतिम सांस ली। 86 साल की उम्र में उनका देहांत मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुआ। उनके जाने पर सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया ने शोक मनाया। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय शोक का ऐलान किया। उनके स्टेट फ्यूनरल में राष्ट्रीय नेता, इंडस्ट्रियल और आम लोग सभी शामिल हुए। वो पल सिर्फ एक व्यक्ति का फेयरवेल नहीं था, वो एक युग का समापन था। रतन टाटा एक बिलियनर थे, लेकिन उनकी असली धन उनकी इंसानियत थी। वो हमेशा कहते थे, अगर तुम्हारे पास वेल्थ है तो उसे सोसाइटी को वापस दो, वरना उस वेल्थ की कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी और नेशन बिल्डिंग को समर्पित किया। टाटा ट्रस्ट के जरिए बिलियंस डोनेट किए एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट और साइंस रिसर्च के लिए। रतन टाटा सर चले गए, लेकिन उनका नाम, उनका विजन और उनकी वैल्यू हमेशा हमारे साथ जिंदगी भर साथ रहेगी। और जब भी भारत की कहानी में एक ट्रू लीडर का जिक्र होगा, रतन टाटा का नाम उसमें हमेशा अमर रहेगा। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंस्पायरिंग बिजनेस कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।